तो कल हम लोगों ने बात की थी आपका 102 तक, तलाशी वारंटों का निर्देशन। ये कह रहा था कि आपका जो गिरफ्तारी के वारंटों से संबंधित प्रावधान है वे सारे के सारे तलाशी वारंटों को भी यथासंभव लागू होंगे। एज सच लागू होंगे ये नहीं लिखा है, और एज सच तो लागू हो भी नहीं सकते। तलाशी में गिरफ्तार किसे करेंगे, इसलिए लिखना पड़ेगा यथाशक्य लागू होंगे, जहां तक संभव हो। ठीक है, कहता जहां तक हो सके उन सब तलाशी वारंटों को जो धारा 96, 97, 98 या धारा 100 के अधीन जारी किए जाएंगे। तो यथासंभव का मतलब वही हुआ, जहां तक हो सके। जहां तक हो सके यानी एज सच लागू नहीं होंगे, बिल्कुल शब्दशः लागू कर दें ऐसी दशा नहीं होगी। लेकिन जो स्पिरिट वहां वारंटों के एग्जीक्यूशन के संबंध में और वारंटों को जारी किए जाने के संबंध में दर्शित की गई है कानून में, वो स्पिरिट लागू होगी। और महत्व तो स्पिरिट का ही होता है। आजकल बड़ी चर्चा चल रही है कि साहब सीजीआई ने न्याय की देवी की आंखों से पट्टी हटा दी, तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी घटना सिंबॉलिक रूप से। हम लोग ज्यूरिस्प्रूडेंस में बात कर रहे थे कि जज के दो रोल हो सकते हैं। एक उसका रोल एक्टिव रोल है और दूसरा उसका पैसिव रोल है। पैसिव रोल का मतलब यह हुआ जज चुपचाप अपनी सीट पर बैठा है, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं और दोनों पक्षों की बात को सुनकर उसने निर्णय कर दिया। ये एक्टिव रोल नहीं है, ये पैसिव रोल है। वो न्याय का कारण बना है, और जब आप किसी वो चीज के होने के कारण बनते हैं तो आप निस्संदेह उस वस्तु के होने के कारण है, लेकिन फिर भी आपका रोल पैसिव है, आप करता नहीं है। और जब आप किसी कार्य को करता इस भूमिका में करना प्रारंभ करते हैं, तब आपका रोल घटना में एक्टिव ये कहलाता है। तो अब जज अपनी एक्टिव भूमिका को निभा रहे हैं, इस बात की घोषणा है न्याय की देवी से उसकी आंखों से पट्टी हटाना, इस तथ्य की घोषणा है कि नाउ दे आर गोइंग टू प्ले द एक्टिव रोल। अब हम सब अपनी आंखों से देखेंगे। कोई पक्षकार अगर अपनी बात जानबूझकर ठीक से नहीं कह रहा, ये ठीक से कह नहीं पा रहा, तो इसके कारण से उसे हम दंडित करें, ऐसा नहीं होगा। दंडित यानी इस रूप में दंडित करना कि हम उसके खिलाफ डिसाइड करते हैं। उसके खिलाफ डिसाइड करना यह भी उसे दंडित करना ही है। तो आंखों पर पट्टी बंधे होने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हम अपनी ओर से न्याय निर्णयन में कोई भूमिका नहीं निभाएंगे। जज तटस्थ यह बना रहेगा। जिन दो पक्षों में विवाद है वे ही अपनी अपनी बात रखें, और जज उसमें कोई भूमिका इसका निर्वहन नहीं करेगा। और एक्टिव रोल इसका मतलब यह हुआ कि हम खुद प्रयत्न करेंगे कि न्याय हो, और अगर पक्ष कुछ भी न करें तो भी हमें दिख रहा है, और हमें जो कुछ दिख रहा है वो हम देखकर ही अपना काम करेंगे। ये संदेश है। अन्यथा आंखों से पट्टी हट जाना और आंखों पर पट्टी बंध जाना ये कोई बड़ी बातें नहीं है, लेकिन इनके पीछे जो संदेश होते हैं, जो प्रतीक हैं, ये चीजें, ये सिंबल है आपके मनोभावों के। और जैसे लोग कहते हैं ना, नाम बदल गया तो क्या हुआ, बिल्कुल ठीक, नाम बदलने से कुछ नहीं होता, लेकिन नाम ये आपकी जो भावना है इसका संदेश जरूर देता है। तो ये जो प्रतीक ये इसी ढंग से प्रयुक्त होते रहते हैं। पहले उसके हाथ में तलवार थी जो शक्ति का प्रतीक थी, जो दंड की, ठीक है, दंड की प्रतीक थी, क्योंकि पहले राजा का काम सिर्फ दंड देना था।
पहले दंड देने को ही न्याय ये मानते थे। अब मनुष्य ज्यादा सभ्य हुआ है, और ज्यादा सभ्य होने के कारण हमने कहा था ना कि जो निर्दोष है उसे दंड न देना यह भी राजा का काम है। दोषी को दंड देना और निर्दोष इसे दंड न देना, ये दोनों राजा के काम है। और जो शिकायत कर रहा है, जो परिवादी है और जो विचारित है, दोनों राजा के ही नागरिक हैं। इसलिए जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग कर रहा है उसे दोनों की बात ये सुननी चाहिए। दंड देना ये न्याय नहीं हो सकता। प्रक्रिया को ठीक ढंग से चलाना ये न्याय का पहला लक्षण है। और दूसरी चीज, पहले दांडिक न्याय इसे सुनिश्चित करना ही सोसाइटी की जो न्याय संबंधी जरूरत थी उसको पूरा कर देती थी। आज अकृत्य जैसी चीजें आई हैं। जब व्यापार शुरू हुआ तो संविदा जैसी चीजें आई, संपत्ति का अंतरण शुरू हुआ, तो आज न्याय सिर्फ दंड देना नहीं है, न्याय की भूमिका बदली है। इसलिए परंपरागत रूप में न्याय की देवी के हाथ में जो दिया गया था वो आज की तिथि पर प्रासंगिक नहीं बचा। और जब आज की तिथि पर प्रासंगिक नहीं बचा तो जो आज की तिथि पर प्रासंगिक है वो उसके हाथ में होना चाहिए। और आज की तिथि पर जो प्रासंगिक है वो रूल ऑफ लॉ, ये प्रासंगिक है। और रूल ऑफ लॉ ये सुनिश्चित कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसके माध्यम से होता है। इसलिए उसके हाथों में संविधान की पुस्तक दी गई है। और इसलिए इसको बड़ी घटना ये माना है। जब हम शुरुआत कर रहे थे किसकी, नागरिक सुरक्षा संहिता की, तो हमने इंट्रो पर बात की थी। हमने भारतीय न्याय संहिता इसके इंट्रो पर बात की थी। हमने कहा था कि पहले क्या था, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता। और इन नामों को उच्चारित करने से ऐसा लगता है कि मानो दंड देना तो हमने पहले से तय कर रखा है, सामने वाले को हम दंडित करेंगे, ये तो हमारे मन में पहले से ही है। बस उसे दंडित करने के लिए एक प्रक्रिया भर चला रहे हैं। एक प्रक्रिया भर ये हमने सुनिश्चित की है कि साहब दंड देने की प्रक्रिया ये होगी। इससे ऐसा मैसेज जाता है मानो ये सारा कुछ नाटक हो, प्रहसन हो। इसलिए काहे के लिए, नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि जिसके ऊपर आरोप है वो भी नागरिक है और जिसने आरोप लगाया है वो भी नागरिक है। या तो ये ठीक होगा या ये ठीक होगा। और दोनों ही दशाओं में संहिता सुरक्षा किसकी कर रही, नागरिक की। वो दंड देने की प्रक्रिया को विनियमित नहीं कर रही है, या यूं कहें वो दंड देने की प्रक्रिया का जो विनियमन कर रही है वो इतना थोड़ा है कि उसके आधार पर नाम या शीर्षक नहीं होना चाहिए। शीर्षक किस आधार पर होना चाहिए, शीर्षक जो मॉस का प्रतिनिधित्व करता हो उस विचार के आधार पर शीर्षक होना चाहिए। शीर्षक सेट करने की जो कला होती है, जो टाइटल देने की कला होती है, वो यही होती है कि किसी भी लेख में जो विचार दिया गया है उस विचार के अधिकांश भाग का जो शब्द प्रतिनिधित्व करते हैं उन्हीं शब्दों को शीर्षक के रूप में चुना जाता है, उन्हीं का चयन किया जाता है। तो जब हम क्रिमिनल ट्रायल चला रहे हैं तो जो भाव है वो नागरिक की सुरक्षा, ये भाव है। क्रिमिनल ट्रायल चाहे हम परिवादी उसकी बात को ठीक माने, और उसकी बात को जब हम ठीक मानेंगे तो हम दंडित करेंगे। लेकिन दंडित करने से व्यक्ति को दंडित करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि अपराध उसने किया ये स्थापित करके, और अपराध करने पर यह स्थिति आपकी बनेगी समाज को सुरक्षा देना, और समाज में नागरिक ही रह रहे हैं। इसलिए नागरिकों की सुरक्षा ये प्रमुख बात है, इसलिए नाम महत्वपूर्ण हो जाता है।
भारतीय न्याय संहिता तो जो नाम दिए जाते हैं या सिंबल दिए जाते हैं उनका बदलना ये इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। और कानून की दुनिया में, विशेषकर दंड विधि की दुनिया में, यहां तो ये बहुत महत्व का है। और इसीलिए 102 में उन्होंने ये लिखा कि जहां तक हो सके वहां तक गिरफ्तारी वारंटों के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है वो तलाशी वारंटों को लागू होगी। ये नहीं लिखा कि गिरफ्तारी वारंटों की प्रक्रिया तलाशी वारंटों को लागू होगी, क्योंकि गिरफ्तारी वारंटों की प्रक्रिया तलाशी वारंटों को लागू हो ही नहीं सकती। हाँ, ये ठीक है कि गिरफ्तारी के वारंट जिस प्रकार जिनको संबोधित किए जा सकते हैं और जिनको भी वे संबोधित किए गए उनके द्वारा उस वारंट के अधीन जिस प्रकार से काम किया जाएगा उस प्रकार से काम किया जाना सर्च वारंट के अंतर्गत प्राधिकृत कर दिया जाए, ये तो संभव है। लेकिन ये असंभव है कि दोनों के अधीन एक प्रकार से, यानी हूबहू एक प्रकार से काम किया जाए, ये संभव नहीं है। और इसीलिए उस प्रकार की शब्दावली का उपयोग हुआ है, क्योंकि कानून इसे पढ़ने वाले हैं कानून के शब्दों का चाहे जितना गलत उपयोग करें, लेकिन कानून के जो प्रारूपण करने वाले हैं, जो ड्राफ्टमैन है उसके, वो बिल्कुल सही शब्द का उपयोग करते हैं। इसलिए आपको इससे ज्यादा बेहतर शब्द योजना ये कहीं नहीं मिलेगी। आपसे अपेक्षित होता है कि आप जो भाव अभिव्यक्त करना चाहते हैं उस भाव के अनुरूप शब्दों का चयन करें। आपकी शब्द योजना ऐसी होनी चाहिए जो आपके मन में उठते भावों को 100%, हालांकि यह असंभव है, 100% तो आप जो कुछ सोचते हैं वो अभिव्यक्त कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी आइडियल यही हो सकता है। जहां तक हो सके वहां तक आपके शब्द आपके भावों को स्वर दे सके, ऐसी शब्द योजना आपकी चाहिए। तो आप देखेंगे बेयर में एक काम बखूबी ये किया जाता है, इससे बेहतर ये काम आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब आप धारा 103 जो पुरानी सीआरपीसी में धारा 100 है, कहता बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। यहां तक डिसाइड हुआ है कि पुरानी सीआरपीसी हो या बीएनएसएस, इसमें बंद स्थानों की तलाशी लेने के संबंध में जो प्रक्रिया दी गई है, यदि ऐसी प्रक्रिया किसी अधिनियम में नहीं दी गई है लेकिन उस अधिनियम का स्वरूप दंडिक है, जैसे नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे एनडीपीएस इस नाम से जानते हैं, उसका स्वरूप उसका जो नेचर है वो दंडिक। ऐसे बहुत से अधिनियम है जिनका नेचर, जिनका स्वरूप दंडिक। तो उन्होंने कहा ऐसा कोई अधिनियम हो जिसका स्वरूप, जिसकी प्रकृति, जिसका नेचर अगर दंडिक है और उस अधिनियम में तलाशी की प्रक्रिया ये न भी दी गई हो तो भी आप सीआरपीसी इसके मुताबिक तलाशी लेंगे। लेकिन तब आप वैसा किस धारा के प्रभाव से करेंगे? पुरानी सीआरपीसी की धारा 4 और शायद नए बीएनएसएस में भी 4 ही है, जो ये कहती है कि अन्य अधिनियमों में यदि कोई प्रक्रिया नहीं दी गई तो इसी संहिता के मुताबिक प्रक्रिया चलेगी। लेकिन अगर वहां प्रक्रिया दी भी है और वह प्रक्रिया ठीक है उसके मुताबिक
आपको काम करना भी है तो भी उन्होंने कहा स्पिरिट में, भावना में जो कुछ यहां कहा गया है उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। क्योंकि यहां जो कहा वो बंद स्थान की तलाशी को निष्पक्ष बनाने के प्रयोजन से कुछ सुविधाओं के साथ, कुछ सिक्योरिटी मीजर्स के साथ अपनी बात कही गई है। हमने आपसे पहले भी कहा कि स्वतंत्रता यही एकमात्र ऐसा मूल्य है जिसके लिए सारा संघर्ष हुआ, अन्यथा सब कुछ जो कुछ आप स्वतंत्रता के बाद देखते हैं ये सब कुछ स्वतंत्रता से पूर्व मौजूद था। नहीं था तो वे मूल्य जिन्हें व्यक्ति का स्वातंत्र इस नाम से जाना जाता है, जिन्हें समानता इस नाम से जाना जाता है, जिन्हें शोषण से के विरुद्ध रक्षा इस नाम से जाना जाता है, ये मूल्य नहीं थे। जो कुछ नहीं था वो गरिमापूर्ण जीवन था। तो अगर व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसकी सुरक्षा दांडिक विधियां न कर पाए तो इस सारे निजाम का कोई अर्थ नहीं, स्वतंत्रता के संघर्ष का कोई अर्थ नहीं। तो बंद स्थान आप सर्च करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यहां हमें वो चीज मिलेगी जिसकी हमें जांच विचारणा या अन्य कार्रवाई के प्रयोजनों से जरूरत है, या ये स्थान चोरी की, अश्लील वस्तुओं आदि के रखने, उत्पादन अथवा विक्रय के लिए उपयोग किया जाता है। आपको कंफर्म तो नहीं मालूम, आपको ये लगता है कि ऐसा हो जाएगा और वैसा ना हुआ, क्योंकि जो कुछ आपको लगता है वो सब कुछ होगा ही, ऐसा जरूरी तो नहीं है। अच्छा चलो वहां मिल भी गई, लेकिन वहां जो कुछ मिला वो किस तरह आया? जो सर्च करने गए उन्हीं ने उस बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति को फंसाने के लिए वहां वो चीजें नहीं रखी, ये कैसे तय होगा? इसलिए देयर शुड बी सम सेफ्टी मीजर्स। और जब आप रक्षोपाय इन्हें करके, सिक्योरिटी मीजर्स या सेफ्टी मीजर, इनकी हिंदी क्या होती है? रक्षोपाय, रक्षा का उपाय। जब आप रक्षोपाय करके कानून की प्रक्रिया या कानून को प्रशासित करते हैं तो कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ता है, और कानून के प्रति विश्वास और कानून के अनुसार प्रशासन का चलना ये व्यवस्था का निर्माण करता है। और व्यवस्था ये प्रगति और शांति की, ठीक है, व्यवस्था शांति और प्रगति इसकी गारंटी ये देती है, और इसको सुनिश्चित करने के लिए जो वातावरण है वो तैयार करती है। इसलिए सेफ्टी मीजर्स ये अपनाए जाने चाहिए, क्योंकि ये दो व्यक्तियों के बीच का मसला नहीं है, ये संपूर्ण समाज के विश्वास का प्रश्न है। अगर समाज को ऐसा लगेगा कि आपने किसी व्यक्ति को जानबूझकर दंडित करने के लिए फंसाया है तो उस व्यक्ति ने भले ही अपराध किया हो, लेकिन अगर समाज का कंसेप्शन ऐसे उभरा तो यह समाज की शांति और प्रगति के लिए अच्छी स्थिति नहीं होगी। यह हो सकता है कि सेफ्टी मीजर्स न लिए जाएं, फिर भी तलाशी लेने वाले अपना काम ठीक से ही करें, लेकिन फिर लोगों को विश्वास नहीं आएगा कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया है। इसलिए लोगों को यह विश्वास हो कि उन्होंने अपना काम ठीक से किया है। इसके लिए धारा 103 एक प्रक्रिया ये विनियमित कर रही, और यह प्रक्रिया दोनों के हक में है और दोनों को सुविधाएं देती है। उस भार साधक को भी जिसके बंद स्थान की तलाशी होनी है, और उनको भी जिनको तलाशी लेनी है, दोनों के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण है।
ये करती, और कमोवेश ये कर्तव्य वही है, वे ही हैं जो कर्तव्य उस व्यक्ति के थे जो बंदिस्थान में प्रवेश किए हुए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहता था जिसके विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी था, जो पिछली सीआरपीसी में धारा 47 थी और इसमें शायद 50 या ऐसे कुछ हो गई थी, हैं 44, तो 44 हो गई, पिछले में 47 थी, अब 44, लगभग वही कर्तव्य है। आप देखेंगे तो कहता है जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई रास्ता बंद है, कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भारसाधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग और वारंट के पेश किए जाने पर, यू मस्ट मेक ए डिमांड एंड यू मस्ट प्रोड्यूस द सर्च वारंट। जब तक आप ऐसा नहीं करते तब तक बंदिस्थान के भारसाधक व्यक्ति को इनकार करने का पूरा हक है। दोनों के लिए कर्तव्य का निर्धारण। ऐसे तो किसी घर में डकैत ये घुस जाएंगे पुलिस की वर्दी पहनकर, इसलिए दोनों के लिए कर्तव्य। अच्छा चलो तुम पुलिस वाले ही हो तो तुम्हें मेरे घर में घुसने का हक? भाई कानून के मुताबिक आप हमारे घर में प्रवेश करेंगे, आप खाली पुलिस वाले हो गए इसके नाते हमारे घर में थोड़े घुसेंगे, और घुसेंगे तो अत्याचार, आपराधिक अत्याचार, यह अत्याचार जो अकृत्य है इसके अंतर्गत आप दायित्व के अधीन ये भी आ सकते हैं, आप कानून के ऊपर ये थोड़े हो गए। तो दोनों के लिए कर्तव्य, दोनों के लिए कर्तव्य का निर्धारण यह किया गया। कहा कि मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं ये देगा। अगर उसने मांग कर दी और वारंट कर दिया, वारंट पेश कर दिया, तो अब ड्यूटी किसकी शुरू हो रही? बंदिस्थान के भारसाधक व्यक्ति की, क्योंकि इसकी भी ड्यूटी है ये समाज को अपराध मुक्त बनाने में अपना सहयोग दे, अच्छा नागरिक होने के नाते। ये निर्दोष है तो इसे तलाशी का डर क्या, और दोषी है तो फिर तुम्हें डर हो तो हमें उसका कोई डर नहीं। आप अबाध प्रवेश करने देंगे, कोई बाधा ये उत्पन्न नहीं करेंगे, और तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं भी देंगे, यानी पैसिव रोल एक्टिव रोल दोनों निभाएंगे। आप अबाध प्रवेश भी करने देंगे, और फिर एक्टिव रोल की अपेक्षा है आप सब सुविधाएं भी देंगे, यानी वो टार्च मांगेगा या कहीं ताला पड़ा है आपसे चाबी मांगेगा, वो भी देंगे आप ये नहीं कहेंगे खुद ही ढूंढ लो। इसलिए दोनों प्रकार की सुविधाएं देने का निर्देश ये कानून दे रहा है। आप क्या करेंगे? अबाध प्रवेश भी करने देंगे और सब उचित सुविधाएं देंगे, दोनों के लिए ड्यूटीज। वो मांग पर वारंट प्रस्तुत करें, ठीक है, और उसके बाद इनका रोल। अगर इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता, यानी आप लातों के भूत हो गए जो बातों से मानेंगे ही नहीं, ठीक है, तब इलाज का तरीका सबसेक्शन 2। यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश नहीं हो सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, धारा 44 की उपधारा 2 में उपबंधित रीति से कार्रवाई कर सकेगा। धारा 44 में हम लोग पढ़ के आए हैं कि फिर वो बंद स्थान का जो द्वार है उसे तोड़कर खोल सकता है, उसमें बलपूर्वक प्रवेश कर सकता है। धारा 44 की उपधारा 2 में सारी बातें लिखी थी, और एक बार उसमें प्रवेश कर लिया तो भीतरी द्वार और भीतरी खिड़की ये भी तोड़कर खोल सकेगा।
पर्दानशीन स्त्री के कब्जे में कोई कमरा है और उसमें धारा 44 में जिस व्यक्ति को आप गिरफ्तार करना चाहते हैं वारंट के अधीन, उसके होने की आपको आशंका है, तो आप पर्दानशीन स्त्री को अपने उद्देश्य की सूचना देंगे और उसे हट जाने के लिए सब उचित सुविधाएं देंगे, उसके बाद वहां प्रवेश कर सकेंगे। ये सारी चीजें धारा 44 के उपधारा 2 में लिखी हुई हैं, इसलिए यहां रिपीटेशन की जरूरत नहीं है। सीधे उन्होंने लिख दिया कि इनकार करता है तो धारा 44 के उपधारा 2 में उपबंधित रीति से वो उसमें प्रवेश कर पाएगा। अब जब प्रवेश कर लिया फिर क्या होगा, कहता है जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए है जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए, तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती। और यदि वह व्यक्ति महिला है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य महिला द्वारा ली जाएगी। यह प्रोविजन भी जरूरी है, अन्यथा लोग तलाशी का जो उद्देश्य है उसी को समाप्त कर देंगे। ठीक है, वस्तु को वो स्थान में रहने नहीं देंगे, अपने कपड़ों में छिपा लेंगे, जेब में रख लेंगे और कहेंगे ये कि स्थान की तलाशी होनी मेरी थोड़ी होनी। तो फिर तलाशी में वो वस्तु वो तो पाई नहीं जाएगी, तो तलाशी का जो उद्देश्य है वही असफल। तो कानून इतनी अधूरी प्रक्रिया ये तो बनाएगा नहीं। उसने अगली बात कह दी कि वहां तलाशी के स्थान में कोई व्यक्ति मौजूद है जिसके बारे में उचित संदेह किया जाता है। सिर्फ संदेह किया जाता है ऐसा नहीं, उचित रूप से संदेह किया जा सकता है। उचित रूप से संदेह किया जा सकता है यानी उन तक आगे जरा रुको, वो भाग खड़े हुए। अब हो सकता है वो डर गए हो, लेकिन फिर भी उचित रूप से संदेह किया जा सकता है कि भागे तुम इसीलिए। तो कारण कोई हो, लेकिन अगर किसी कारण से किसी व्यक्ति पर उचित रूप से संदेह हो रहा है कि वो कोई ऐसी वस्तु अपने शरीर पर छुपाए है जिसके लिए तलाशी हो रही है, तो उस व्यक्ति के शरीर की तलाशी ये भी हो जाएगी। अगर वो महिला है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए ये ली जाएगी और महिला इसी के द्वारा ली जाएगी। यहां कोई अर्जेंट बात नहीं। आप महिला को अपने सामने बैठने कह सकते हैं, अगर तलाशी में आप महिला लेकर साथ नहीं गए बुलवा सकते हैं। इसलिए यहां पर ये शब्द लिखे गए कि महिला द्वारा ली जाएगी, जबकि गिरफ्तारी में हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा। वहां नॉर्मल कोर्स ये था कि महिला ही गिरफ्तार करेगी, लेकिन एबनॉर्मल कंडीशंस में रिलैक्सेशन दिए गए थे। यहां रिलैक्सेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ठीक है महिला नहीं है, हम कहेंगे बैठो यहीं। रोका तो जबरदस्ती भी जा सकता है, महिला बुला लेंगे हो जाएगी तलाशी। और ऐसा कहीं जंगल में तो होंगे नहीं, महिलाएं तो सब जगह हैं। पृथ्वी का कोई कोना ऐसा थोड़ा ही जहां महिला उपलब्ध नहीं है। और यही तो लिखा है महिला द्वारा ली जाएगी, ये थोड़ी लिखा है महिला पुलिस अधिकारी द्वारा ली जाएगी, ये महिला प्रधानमंत्री द्वारा ली जाएगी, महिला द्वारा ली जाएगी। तो महिलाएं कहां नहीं है, किसी से भी हम लिखवा लेंगे। ठीक है, तो ये कहता है कि अन्य महिला द्वारा ली जाएगी। उसके बाद कहता है इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो, तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिया जाने वाला स्थान है, 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है, तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। ये लिखा है
कानून को कभी असंभव तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए। ये सेक्शन एप्लीकेशन में तब आता है जब जिस स्थान पर आप तलाशी ले रहे थे उस स्थान पर उस मोहल्ले के या किन्हीं अन्य मोहल्लों के निवासी और प्रतिष्ठित व्यक्ति मौजूद थे और आपने उन्हें साक्षी नहीं बनाया, तो यह कहा जा सकता है कि तलाशी कानून की मंशा के खिलाफ हुई और इसलिए ग्राह्य नहीं। ठीक है ना। और यही अक्सर अदालत में कहा जाता है। जो बचाव पक्ष का वकील होता है वो यही कहता है। लेकिन अगर जहां पर तलाशी ली गई उस स्थान पर ऐसा कोई व्यक्ति जो उस मोहल्ले का या प्रतिष्ठित हो, उस मोहल्ले का या नहीं, उस मोहल्ले का और प्रतिष्ठित हो या अन्य मोहल्लों के और प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां मौजूद ही नहीं थे। मौजूद न होने का कारण कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बंदिस्थान के तलाशी लेने हम जिस समय गए उस समय कोरोना चल रहा था, लोग अपने अपने घरों में थे, न निकलने के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा ये प्रचलन में थी। यानी हम किसी से कानून के उल्लंघन के लिए तो नहीं कह सकते। हम उस समय बंद स्थान की तलाशी लेने गए और अपराध का होना कोरोना में रुक गया था, ऐसी बात नहीं है, वो तो हो ही रहे थे। अपराधों का अन्वेषण रुक गया था, ये भी नहीं है, वो भी चल रहे थे। लोग जेल भी जा रहे थे, जमानतें भी हो रही थी, सारा कुछ हो रहा था। ठीक है। तो अगर कोई कारण ऐसा है कि वहां उपरोक्त प्रकार के व्यक्ति मिलते ही नहीं, फिर अगर आपका सबसेक्शन 4 इसकी कंप्लायंस नहीं हुई है तो तलाशी को संदेह के घेरे में नहीं लाया जा सकता। हालांकि नॉर्मली 70 और 75% जो पुलिस बंद स्थान की तलाशी लेती है तो उसे संदेह के घेरे में इसी ढंग से ले आया जाता है। और वहां आप देखेंगे तो बचाव पक्ष के वकील सबसे पहले यही पूछते हैं कि देखिए जिस स्थान पर आपने तलाशी ली थी उसके आसपास और लोगों के मकान थे या नहीं। अब अगर गांव में तलाशी ली तो ये तो नहीं कह पाओगे कि नहीं थे। कितने बजे का वक्त रहा होगा, लोग घरों में मौजूद थे या नहीं, और फिर आपने क्यों नहीं बुलाया, सबसेक्शन 4 की कंप्लायंस क्यों नहीं की, इसका जवाब पुलिस के पास अक्सर नहीं होता। लेकिन यह भी होता है कि खेत में नलकूप की कोठरी उसकी तलाशी हमने ली, वहां कोई नहीं था, नहीं हो सकता है वहां कोई ना हो, तो हम किसे बुलाएंगे। और अगर बुलाने हम घर जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो तलाशी का उद्देश्य यही खत्म हो जाएगा। उसने क्या कहा, जब तलाशी लेने ही वाला हो, ये कहा ना, तो तलाशी लेने ही वाला हो उस समय लोग मौजूद तो हो, और अगर मौजूद है तो आपको सबसेक्शन 4 की कंप्लायंस करनी चाहिए। प्रतिष्ठित और उस मोहल्ले का निवासी या अन्य मोहल्ले का निवासी और प्रतिष्ठित, तो प्रतिष्ठित किसे कहें, ये कहा ना, रेपुटेटेड विटनेस ये होना चाहिए। तो व्हाट डू यू मीन बाय रेपुटेशन। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि लोग उसे ठीक आदमी मानते हो, बस इतना काफी। यहां पर रेपुटेटेड का रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग ये पढ़ा जाएगा। हमने कहा ना, ये संदर्भ बताएगा कि किसी शब्द का उस संदर्भ में अर्थ क्या है। यहां प्रतिष्ठित का अर्थ उस प्रकार नहीं लिया जाएगा जैसे प्रतिष्ठित का अर्थ सामान्य बोलचाल की भाषा में लिया जाता है, अर्थात व्यक्ति महापुरुष होना चाहिए, ऐसा कोई अर्थ यहां नहीं है। यहां प्रतिष्ठित का सामान्य अर्थ कि बस उसकी बैड रेपुटेशन ये नहीं होनी चाहिए, वो चोर है, लंपट है,
इस प्रकार की उसकी ख्याति ये नहीं है तो इस सेक्शन के प्रयोजनों से उसे प्रतिष्ठित माना जाएगा। उसका किसी विशेष पद पर, किसी विशेष सामाजिक हैसियत का या किसी विशेष आर्थिक स्थिति का होना कतई जरूरी नहीं है। सबसेक्शन 5 देखें क्या कहता है, तलाशी उनकी, किनकी, जो ऊपर व्यक्ति अपेक्षित किए उनकी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी। और इस सूची को सामान्य कचहरी की भाषा में फर्द ये कहते हैं, फर्द बरामदगी ये नाम होता है। उसमें ये सब चीजें उन्होंने लिखी होती हैं कि उन्होंने ये चीज कहां पर पाई। वो लिखते हैं कि कमरे में घुसते ही इंजन रखा था, इंजन को हटाया तो नीचे जब ये चीज मिली। कमरे में एक अलमारी थी, उसमें पॉलिथीन की थैली में रखी हुई सोने की चोरी की चीजें ये बरामद हुई। तो वो फर्द बरामदगी में वो व्यक्ति जिसने बरामद किया अर्थात इन्वेस्टिगेटिंग अफसर वही करता है, वो उन सब चीजों का उल्लेख करेगा और ये भी लिखेगा वो कहां कहां से बरामद हुई। ठीक है। और ऐसे साक्षियों द्वारा, तो हम लोग कचहरी में ये भी होता, उनके फर्द के विटनेस, फर्द के गवाह कौन है, उनका ये है, उनके पब्लिक के विटनेस हैं कि हाँ ये फर्द के पब्लिक के विटनेस हैं, क्योंकि ऊपर सबसेक्शन 4 में पब्लिक विटनेस होंगे और कई बार होते भी हैं और होंगे तो सूची पर उनके हस्ताक्षर कराए जाने भी चाहिए और कराए जाते भी हैं। ठीक है। कहता है कि किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से सम्मन किया गया। इसीलिए अक्सर वहां आप जाएंगे कचहरी में तो आप देखेंगे जो फर्द बरामदगी है अर्थात तलाशी में पाई गई चीजों की जो सूची है उसे साबित करने के लिए अक्सर उस व्यक्ति को ही बुलाया जाता है जिसने वो बरामदगी की थी अर्थात पुलिस ऑफिसर को। जनता के गवाह नहीं बुलाते, कोई विशेष बात हो तो जनता के गवाह बुलाए जाते हैं। ठीक है। और जब बुलाए जाएंगे तब साक्षी के रूप में न्यायालय में आना उनका कर्तव्य होगा, अदरवाइज सामान्य तौर पर उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। ऐसा सबसेक्शन 5 में उल्लिखित है और ऐसा ही वहां होता है, ऐसा ही होता है। ठीक है। सबसेक्शन 6 कहता है तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर होने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को परिदत्त की जाएगी। दोनों बातें हमने कहा। न्याय हुआ सिर्फ यह होना नहीं चाहिए बल्कि यह दिखना चाहिए कि न्याय हुआ। आपने बिल्कुल ठीक बरामदगी की लेकिन जो बंद स्थान का अधिभोगी था उसे साथ में नहीं रखा। अब वो 4 लोगों से कह रहा है हमें तो ले ही नहीं गए थे, पता नहीं अपने पास ही रख दी। अब आपके पास जवाब क्या है? आपके पास कोई जवाब नहीं। और लोगों की एक बड़ी गंदी आदत होती है, जब तक एफआईआर नहीं लिखती तब तक वो उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो एफआईआर लिखाने की कोशिश कर रहा है और लिखते ही वो उसके साथ होते हैं जिसके खिलाफ लिख गई होती है। ये लोगों की आदत आप अक्सर देख लेंगे, क्योंकि लोगों का ठीक है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो केवल सनसनी पैदा करनी है। और सनसनी इसी बात से पैदा हो सकती है कि जो लिखा है उसका पालन नहीं हुआ, इसी से सनसनी पैदा होती है। तो लोगों की रुचि सनसनी पैदा करने में होती है और सनसनी पैदा होने से समाज का नुकसान यह होता है। इसलिए जो समाज के नियामक हैं उनका यह दायित्व है कि प्रक्रिया ऐसे बनाए कि सनसनी
पैदा होने के लिए कम से कम जगह ये बचे। इसलिए यहां लिखा कि बंद स्थान के भार साधक को तलाशी के दौरान साथ रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी, दशा कोई हो, और जो चीजें अभिग्रहित होंगी यानी तलाशी में मिलेंगी और आप अपने कब्जे में लेंगे, पुलिस, जो भी तलाशी लेने वाला अधिकारी होगा, नॉर्मली पुलिस ही होती है, उनकी एक सूची ये तैयार करेंगे हम, और वो बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति उसे देंगे, और ये उल्लिखित होता है। आप कभी वहां कचहरी में देखेंगे तो उसमें उल्लिखित होता है कि फर्द की प्रति फला को दी गई है। हालांकि कचहरी में जो फर्द बनकर आती है वो अक्सर सर्च वारंट के अंतर्गत ली गई तलाशी के परिणाम स्वरूप नहीं होती है। अक्सर वो अन्वेषण के दौरान पुलिस अधिकारी को जो तलाशी लेने की शक्ति धारा 165, धारा 166 पुरानी और वर्तमान की 185 और 186 इसके अंतर्गत मिली है, या सीआरपीसी की पुरानी सीआरपीसी के 102 और वर्तमान की मेरा ख्याल 105 होनी चाहिए, नहीं 106, इस धारा के द्वारा प्रदत्त शक्ति, इसके अंतर्गत ली गई तलाशी, इसके अनुक्रम में तैयार की गई सूची, ये अक्सर कचहरी में होती है। अक्सर सर्च वारंट के अधीन तलाशी ली गई हो और उसकी सूची वहां आई हो, ऐसा नहीं होता। लेकिन हमने कहा ना, जब भी तलाशी होगी तो ये जो रक्षोपाय हैं इनको ध्यान में रखा जाएगा, क्योंकि ये ऐसे रक्षोपाय हैं जो तलाशी की निष्पक्षता इसको सुनिश्चित करते हैं। तो ये तो हर आवश्यकता हर जगह पर है। इसलिए अक्सर कचहरी में आप देखेंगे, क्योंकि वह तलाशी 102 पुरानी और वर्तमान की 106, पुरानी के 165 और 166 और वर्तमान के 185 और 186, इन धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्ति के उपयोग के आधार पर पुलिस अधिकारियों द्वारा ली जाती है। लेकिन वहां भी हमेशा यह लिखा होता है कि फर्द की प्रति अभियुक्त को दी गई। अब देते कभी नहीं है, देते हो कभी नहीं है, लेकिन लिखा जरूर होता है। और चूंकि सिर्फ लिखा होता है इसलिए क्रॉस एग्जामिनेशन में फंसते हैं और तलाशी संदिग्ध हो जाती है। ठीक है, तलाशी संदिग्ध, ये मान लिया जाता है कि तलाशी ठीक से आपने ली नहीं, ये जो चीजें आप बरामदगी बता रहे हो ये वाकई बरामद नहीं हुई, ऐसा निष्कर्ष वहां निकाला जाता है। लेकिन ये चीजें वो लिख जरूर देते हैं, हालांकि उन्हें ये पता हो कि धारा 100 में ऐसा लिखा है या उसमें जो लिखा है उसमें बताई गई भावना के मुताबिक हमें ऐसा करना है, ये उन्हें भी नहीं मालूम होता, लेकिन करते हैं। ठीक है, तो आपका यहां कहता है कि उसकी प्रति ऐसे अधिभोगी या अन्य व्यक्ति को दी जाएगी जब किसी व्यक्ति की तलाशी, अब व्यक्ति कहा था ना कि वो व्यक्ति जो तलाशी के स्थान में मौजूद है और जिस पर युक्ति संगत रूप से संदेह होता है कि उसने उसी वस्तु को अपने कपड़ों में छिपाया है, कपड़ों में नहीं लिखा, शरीर पर छिपाया है, जिसके लिए तलाशी होनी है। तो ऐसे व्यक्ति की जब तलाशी ली जाएगी तो उसके बारे में कहता है जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी और उसकी एक प्रतिलिपि ऐसे व्यक्ति को जिसकी तलाशी में वो चीजें मिली उन्हें दी जाएगी। और कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर होने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना
इनकार या उपेक्षा करेगा, उसके बारे में समझा जाएगा कि उसने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 222 के अधीन अपराध किया। अगर आपसे अपेक्षा की गई है कि आप विटनेस के तौर पर मौजूद रहो और आपने उचित कारण के बिना इनकार किया, कारण उचित होना चाहिए, यानी इनकार न करने का, ठीक है, आपको हक है, वो सॉरी इनकार नहीं करेगा ऐसा प्रावधान नहीं है, इनकार करने का हक आपको है, बस कारण उचित होना चाहिए। और पुलिस उचित कारण लिख देती है कि इनने कहा भैया हमारे बाल बच्चे हैं, हम डरते हैं, तो गुंडे आदमी, लड़ाई झगड़े के डर से हम भैया नहीं देंगे भाई, और ये कारण जस्टिफाइड माना जाएगा, एक आम आदमी डरता ही है, और बस यही कारण लिख के वो हमेशा ले आते हैं। लेकिन फिर यहां फिर फंस जाते हैं, उनसे पूछा जाता अच्छा एक ने कहा था, दो ने कहा था, अच्छा नाम हम तो नोट किए होंगे, वो दिखाओ भाई, नाम हम तो नोट किए होंगे उनके, जिन्होंने, जिनसे आपने कहा था लिखित आदेश जिनको दिया था, वो लिखित आदेश दो, जो दिया था वो संलग्न सीडी किया या नहीं किया। भाई आप अन्वेषण की डायरी तैयार कर रहे हो, जिसे केस डायरी कहा जाता है, उस अन्वेषण की डायरी में आपने उल्लेख किए, तो वहां फंस जाते हैं। लेकिन ये कारण उचित माना जाता है, यानी आपको इनकार आप नहीं कर सकते, व्यवस्था ये नहीं है, आप कर भी सकते हैं इनकार, बस कारण उचित होना चाहिए। और अगर वहां कोई उपस्थित ही नहीं है तो फिर अपेक्षा पुलिस किससे करे, तब अपेक्षा की कोई बात भी नहीं कि तलाशी में जरूर हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और आपने नहीं बनाए, अब परिणाम होगा। अच्छा तलाशी इसके संबंध में पा लिया गया कि चलो गलत है, तो क्या छूट जाओगे? तब भी नहीं छूटोगे, क्योंकि ठीक इन गवाहों का क्या होगा जो ये कहते हैं हमने तुम्हें मारते देखा, ठीक, ये वो हथियार नहीं है जिससे मारा गया, ज्यादा इतनी बात तो है, ज्यादा आप यही तो कहते हो कि बरामद की फर्जी है, ठीक है, लेकिन ये आदमी 1 करोड़ लोगों में तुम्हें काहे बता रहा है कि तुमने मारा, और जब तुम्हें बता रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो असली कातिल है उसे ये बचा रहा है। अरे भाई वो तो बच ही जाएगा जब तुम फंस जाओगे, तो ऐसा ये क्यों कर रहा है जरा ये बता दीजिए, कि असली कातिल को तो बचा रहा है और तुम्हें फंसा रहा है, क्यों? आप कोई दुश्मनी कोई बात हो बताइए, और जब कुछ नहीं बता सकते तो इससे क्या होता है, तलाशी इनफ्रैक्चुअस हो गई, इससे तो कोई मतलब हल नहीं हुआ। इसलिए क्रिमिनल ट्रायल में सब चीजों का महत्व होता है। अच्छा चलिए तलाशी इलीगल है, वो जो तलाशी लेने वाला प्राधिकारी था उस ढंग से नहीं घुसा जिस ढंग से उसे घुसना चाहिए, पहले मांगता, वारंट प्रस्तुत करता, आदि आदि, वो तो कुछ नहीं किया और घुस गया। चलो मान लिया, तो क्या करें आप, तुम्हें छोड़ दें? जो एविडेंस मिला वो एकदम ठीक है, घुसा गए गलत तरीके से, बाकी सारी तलाशी ठीक ढंग से हुई है, वो तो कहीं से अनक्रेडिबल नहीं कहा जा सकता, तो ठीक है, इनके खिलाफ अगर आपराधिक अत्याचार बनना होगा तो आपराधिक अत्याचार, और अगर अत्याचार की कार्रवाई बननी होगी तो अत्याचार की कार्रवाई, और वो भी तब जब सक्षम सरकार की अनुज्ञा में मिल जाएगी, क्योंकि पिछली सीआरपीसी में 197 लोक सेवकों को कैसे अभियोजित करेंगे इसके संबंध में प्रावधान है, और जब अप्रत्य विधि बताई थी तब भी आपको बताया था, ठीक है, कि आप शिकायत करेंगे सक्षम सरकार से, ठीक है, आप सीधे अप्रत्य विधि में मुकदमा नहीं ला पाएंगे।
क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारे काम अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में किए, और पदीय कर्तव्य के निर्वहन में सक्षम सरकार ये देखेगी कि कानून जो तरीका बता रहा था उसका अपालन करने की वजह क्या थी। तुम तो कहोगे ही, क्योंकि तुम तो चाहते ही हो। उसकी वजह अगर ये थी कि लोक सेवक को यह लगता था कि उसके बिना ये सब करने में देर हो जाएगी, तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इसीलिए परमिशन की बात तो इसीलिए रखी, परमिशन कोई मियर फॉर्मेलिटी थोड़ा ही है कि सब परमिशन मांगने जाओगे मिल ही जाएगी, तो फिर फायदा क्या है? फिर परमिशन की बात रखने का कोई मतलब रहा ही नहीं। तो कोई मैकेनिकल प्रोसेस थोड़ा ही है। तो इसलिए ठीक है, तलाशी क्रेडिबल हो, इसकी व्यवस्था यहां हुई है। लेकिन अगर इस प्रक्रिया का वायलेशन भी होता है तो भी तलाशी स्वयमेव त्रुटिपूर्ण और इलीगल मान ली जाए, ऐसी बात नहीं है। इसके बाद आपका 104 कहता है अधिकारिता इसके परे, क्योंकि सर्च वारंट अधिकारिता के परे तलाशी लिए जाने का प्राधिकार संबंधित व्यक्ति को दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन पुराने में 99 और वर्तमान में 102 वो कहता है कि गिरफ्तारी के वारंट से संबंधित सारे प्रावधान जहां तक हो सके सर्च वारंटों को लागू होंगे। गिरफ्तारी के वारंट अधिकारिता के बाहर तलाशी लिए जाने का प्राधिकार संबंधित व्यक्तियों को देते हैं, और जब देते हैं तो डेफिनेटली यहां भी सर्च वारंट का निष्पादन अधिकारिता के बाहर हो सकेगा। भाई जब वहां गिरफ्तारी का वारंट जाएगा तो सर्च वारंट भी जाएगा, और गिरफ्तारी का वारंट जब अधिकारिता के बाहर जाता है तो जिला पुलिस अधीक्षक, पुलिस कमिश्नर या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिस स्थान पर गिरफ्तार होने के लिए अपेक्षित व्यक्ति निवास करता है, उस पर जिसका क्षेत्राधिकार है, वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर इंडोर्स कर दे तो उसका इंडोर्समेंट गिरफ्तार करने वाले प्राधिकारी के लिए संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करने का पर्याप्त प्राधिकार ये होता है। देखा था हमने, यही स्थिति सर्च वारंट की रहेगी। और जब सर्च वारंट की यही स्थिति रहेगी इसका मतलब सर्च वारंट इस प्रक्रिया का पालन करके एग्जीक्यूट कराया जा सकेगा, और जब एग्जीक्यूट होगा तो डेफिनेटली सर्च वारंट के अंतर्गत चीजें प्राप्त होंगी, और जब चीजें प्राप्त होंगी तो उनका व्ययन ये कैसे किया जाएगा, यानी डिस्पोजल, व्ययन की अंग्रेजी क्या है? डिस्पोजल। वो कैसे होगा, इसके संबंध में 107 ठीक है ये कहती है, नहीं 107 क्यों, गलत बोल गए, 104 कहता जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान में निष्पादित करने से जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है, यानी तलाशी वारंट निष्पादित कहां हो रहा। देखिए कानून एक और चीज समझ लीजिए, कानून हमेशा कंपाउंड सेंटेंसेस में लिखा होता है। हमने आपसे पहले भी कहा दिक्कत यह भी है कि आप जिस स्टैंडर्ड पर आ गए उससे निचले स्टैंडर्ड पर आपको जो चीजें पता होनी चाहिए थी वो भी आपको नहीं पता है। क्यों? इसलिए क्योंकि वहां भी 5 क्वेश्चन याद करके 80 नंबर लाए थे, वहां भी टेक्निक यही थी, जानकारी से ज्यादा नंबर को महत्व दिया था। इसलिए कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल ये कैसे निर्मित होते हैं और इन्हें पढ़ने का तरीका क्या है, दोनों नहीं मालूम। कंपाउंड सेंटेंसेस इनमें कानून लिखा होता है, छोटे छोटे सिंपल सेंटेंस बनाए जाएंगे और उन्हें जोड़ते चले जाएंगे, और उन्हें पढ़ने का तरीका ये, जहां पर कामा लगा है उस पूरे भाग को एक साथ पढ़िए और फिर कामा पर रुकिए। आप करते क्या, रे रे करके पढ़ते हैं,
पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ते हैं तो वो समझ में नहीं आता। जहां पर रुकना है वहां रुकते नहीं, जहां इंफेक्शन देना है वहां इंफेक्शन नहीं देते, तो वो कुछ नहीं आता। आप देखें, कहता है जब तलाशी वारंट को किसी ऐसे स्थान पर में निष्पादित करने में जो उस न्यायालय की जिसने उसे जारी किया है स्थानीय अधिकारिता से परे है, उन चीजों में से जिनके लिए तलाशी ली गई है कोई चीजें पाई जाएं, तब वे चीजें इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन तैयार की गई उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया है, यह तुरंत ले जाई गई, जारी किया था, तुरंत ले जाई जाएंगी। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप है जो वहां अधिकारिता रखता है, तो सूची और चीजें उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी, और जब तक प्रतिकूल अच्छा कारण न हो वह मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के लिए प्राधिकृत करने का आदेश देगा। यानी एक चीज हो गई, वहां गिरफ्तारी का वारंट के अधीन जब व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा था मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे थे, 78 परंतु था वहां जहां झंझट फंस गया था, वो स्थिति यहां है। तलाशी में जो चीजें पाली गई, ठीक है, उनकी सूची इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी। ये लाइन गलत है, ये लाइन गलत है। इसमें इसके पश्चात कोई उपबंध ऐसा अंतर्विष्ट नहीं है जिसके अनुसार सूची तैयार की जाए तलाशी में पाई गई चीजों का। हां, धारा 100 जो इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध है, पश्चात नहीं, उसमें तरीका जरूर लिखा है सूची तैयार करने का कि जो चीज जहां जिस स्थान पर पाई गई आदि आदि सूची तैयार होगी, वहां जरूर लिखा है, पश्चात कोई तरीका नहीं लिखा है। लेकिन ये गलती है इसमें, और पुरानी सीआरपीसी में भी थी और इसमें भी है। इससे यह तय होता है कि जिन आईएएसओ को आप बड़ा काबिल मानते हैं वो सिर्फ नकल करते हैं आप ही की तरह, क्योंकि आप ही आईएएस बनेंगे। सेलेक्ट कमेटी में बैठे हुए नकल लोग वो भी नकल किए। इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंध, जबकि इसमें इसके पूर्व अंतर्विष्ट उपबंध तलाशी में पाई गई चीजों की सूची तैयार करने का तरीका तो बताते हैं, इसमें इसके पश्चात कोई उपबंध अंतर्विष्ट ही नहीं। लेकिन कहता है, तो हम लोग इन सबस्टेंस समझ लेंगे बात को। कहता है कि आप उनकी सूची तैयार करेंगे और उनकी सूची के सहित उस न्यायालय के समक्ष जिसने वारंट जारी किया था तुरंत ले जाई जाएगी। यानी सूची भी ले जाई जाएगी और चीजें भी ले जाई जाएंगी, ले जाई जाती है कचहरी में उस मजिस्ट्रेट के समक्ष, वो अपनी मोहर लगाता है उन चीजों पे, दस्तखत करता है, ठीक है, ले जाई जाएगी। किंतु यदि वह स्थान ऐसे न्यायालय की अपेक्षा उस मजिस्ट्रेट के अधिक समीप, यानी जहां तलाशी हुई है, ठीक है, न्यायालय के सर्च वारंट के आधार पर, तो जिस न्यायालय ने सर्च वारंट जारी किया था वो अधिक दूर है, लेकिन वो मजिस्ट्रेट जिसकी अधिकारिता तलाशी वाले स्थान पर है वो ज्यादा नजदीक है, तो फिर ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भी वो चीजें ले जाई जाएंगी और सूची ले जाई जाएगी। और तब अगर उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं तो वह सूची और उस मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जाई जाएंगी, और जब तक तत्प्रतिकूल अच्छा कारण न हो मजिस्ट्रेट उन्हें ऐसे न्यायालय के पास ले जाने के प्राधिकृत करने का आदेश देगा। अगर कोई अच्छा कारण है, इन्हीं ट्रांसपोर्टेशन में खराब हो जाएंगे तो किसी को कस्टडी में ये भी दी जा सकती है। लेकिन अगर कोई अच्छा कारण, तथा प्रतिकूल अच्छा कारण, कोई अच्छा कारण ऐसा है जिसकी वजह से चीजों को न ले जाना उस न्यायालय के पास, ठीक है, ठीक प्रतीत हो, तो फिर चीजें और सूची उस न्यायालय जिसके सर्च वारंट के अधीन सर्च हुई थी उसके समक्ष भी ले जाई जाएंगी। ये आपका यहां तक आया। अब एक नई चीज, मिसलिनियस प्रोविजन सर्च के बारे में आ रहा है, और मिसलिनियस प्रोविजन में आप देखेंगे एक बात तय है,
कि अगर हमें कुछ करने का आदेश देने की शक्ति है तो कम से कम हम खुद वो काम नहीं कर सकते। ये बात जरा तर्क के परे लगती है, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। अरे भाई, जिस काम को करने का हम आदेश दे सकते हैं वो काम हम अपनी उपस्थिति में खड़े होकर ये भी तो करवा सकते हैं। इसलिए मजिस्ट्रेट सर्च वारंट जारी कर सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में खड़े होकर तलाशी लेने को आदेशित किसी भी व्यक्ति को कर सकते हैं। ठीक है, आपका देखेंगे आप आगे तो 108 कहता मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी लेने का निर्देश दे सकता है। कहता कोई मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निर्देश दे सकता है। अब देखिए, यहां पर चीजें सिर्फ इतनी ही कही बात और कुछ नहीं कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मजिस्ट्रेट अपने निर्देश के अधीन तलाशी लिखवाएगा तो मनमर्जी से लिखवाने लगेगा। तब धारा 100 के उपबंध भावना में ऑटोमेटिकली लागू हो जाएंगे। जैसे हमने कहा था कि मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी है, यह जब की जाएगी तो क्या 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना जरूरी होगा? लिखा तो नहीं है, लिखा तो यह है पुलिस अधिकारी है, ये गिरफ्तारी करे तो 24 घंटे मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाना जरूरी है। लेकिन इन स्पिरिट बात लागू होगी और भेजना पड़ेगा। तो ऐसे यहां है 108 इस ढंग का प्रोविजन होना चाहिए, और इसलिए है क्योंकि मजिस्ट्रेट किसी को आदेशित कर सकता है तो स्वयं तो तलाशी लिखवा ही सकता है, लेकिन तलाशी लिखवा सकता है मजिस्ट्रेट है, गवर्नर नहीं है। और गवर्नर भी हो तो गवर्नर आज कानून को छोड़ कोई नहीं है। तो इन स्पिरिट उसे भी धारा 100 का सम्मान करना होगा, यद्यपि लिखा नहीं है। तो ये तलाशी के संबंध में सारे प्रावधान हुए। अब तलाशी के संबंध में अन्य प्रावधान जो मिसलिनियस नेचर के हैं केवल वो बचे हैं, और उन पर चर्चा हम लोग कल कर लेंगे, देखेंगे।